नमस्कार। संधि वाला टॉपिक अब आपके कंप्लीट हो चुका है और संधि के बाद में उपसर्ग वाला टॉपिक आज अपन लेते हैं। अच्छा, थोड़ा ध्यान रखोगे, उपसर्ग का टॉपिक आप शुरू करते हो, मान लो उपसर्ग आप समझते हो, यहाँ उपसर्ग पढ़ते हो, मैं आपको अच्छी तरीके से कह देता हूँ, संधि वाला टॉपिक ढंग से पढ़ के आइए, फिर उपसर्ग पढ़िएगा। अगर आप सीधे उपसर्ग पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उपसर्ग के जो उदाहरण जो चलते हैं या उपसर्ग समझने का जो तरीका चलता है वो पूरा संधि पे निर्भर होता है। इसलिए संधि पढ़ने के बाद ही उपसर्ग पढ़े, अच्छा समझ में आएगा। सीधा उपसर्ग पढ़ते हो तो आपकी गलती होगी, क्योंकि उदाहरण लगभग 50% मान के चलो संधि से ही उपसर्ग क्लियर होंगे। देखिए, उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग क्या है? देखो, उपसर्ग आपके शब्दांश हैं। क्या है? शब्दांश हैं। शब्दांश का मतलब क्या हुआ? यानी अगर इसमें संधि करूं मैं तो ये शब्दधन क्या बनता है? अंश बनता है। शब्दधन अंश दीर्घ संधि का उदाहरण बनता है। उपसर्ग है क्या? वापस समझिए, उपसर्ग शब्दांश है, यानी कि किसी भी शब्द के ये अंश हैं। अंश का मतलब क्या होता है? हिस्सा। अंश का मतलब ये कह सकते हैं कि भाग, यानी कि उपसर्गों का प्रयोग किसी शब्द के साथ में किया जाता है, और शब्द भी कैसा होगा? मूल शब्द, यानी कि मूल शब्द के साथ में इनका प्रयोग किया जाता है, शब्दांश का प्रयोग किया जाता है, मतलब उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होना चाहिए, उपसर्गों का प्रयोग हिंदी में कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। इनका प्रयोग कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। तो ये शब्द के साथ में चलते हैं, स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो किसी शब्द के क्या है? अंश है। मतलब किसी भी शब्द का ये क्या बनते हैं? हिस्सा बनते हैं। या किसी भी शब्द का ये क्या बनेंगे? भाग बनेंगे। ये किसी शब्द के साथ में इसका प्रयोग किया जा सकता है। शब्दांश का ध्यान रखना है। उपसर्ग में वापस समझो, उपसर्ग का प्रयोग किसी मूल शब्द के साथ में किया जाता है। कैसे? क्योंकि उपसर्ग है क्या? उपसर्ग एक शब्दांश है, यानी कि शब्दधन अंश। अंश का मतलब होता है हिस्सा, अंश का मतलब होता है भाग, यानी कि इसका प्रयोग, यानी उपसर्गों का प्रयोग हिंदी में कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। ये ध्यान रखना है, स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है, क्योंकि ये तो किसी मूल शब्द के साथ में ही चलते हैं। अच्छा, बात मूल शब्द की ही कर लेते हैं, क्योंकि मूल शब्द अगर आपको आ रहे हैं तो मान के चलो कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही आ रहे हैं, मूल शब्द आना जरूरी है। तो मूल शब्द ही क्या है मित्रों? मूल शब्द वह शब्द होता है जो सबसे छोटा होता है। मूल शब्द वह शब्द होता है जिसको आप अलग नहीं कर सकते, ध्यान रखना है, लेकिन एक अर्थ देता है, और अर्थ भी एक फिक्स अर्थ देता है, एक निश्चित अर्थ देता है। ऐसे शब्दों को हिंदी में क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। वापस समझिए, मूल शब्द वह शब्द होता है जो सबसे छोटा होता है, और एक ऐसी स्थिति होती है कि अब इस शब्द को हम अलग नहीं कर सकते हैं, और अलग नहीं करते हैं फिर भी ये शब्द क्या देता है? अर्थ देता है। जैसे ये एक कमल शब्द है। कमल एक मूल शब्द है, एक छोटा शब्द है। कमल को हम अलग नहीं कर सकते, और जैसे ही हम इस शब्द को अलग करेंगे तो कमल अपना फूल वाला जो अर्थ है वो छोड़ देगा, यानी कि एक फिक्स अर्थ देता है, यानी कि ऐसा शब्द ही मूल शब्द होता है। इसको आप उल्टे तरीके से याद कीजिए, अच्छा रहेगा कि मूल शब्दों के अंदर क्या नहीं होती है? संधि नहीं होती है। मूल शब्दों के अंदर क्या नहीं होता? समास नहीं होता। मूल शब्द के अंदर क्या नहीं होता? उपसर्ग नहीं होता। मूल शब्द के अंदर क्या नहीं होता है? प्रत्यय नहीं होता है। यानी आप समझ जाइए कि अगर किसी शब्द में संधि है, अगर किसी शब्द में समास है, अगर किसी शब्द में उपसर्ग है, अगर किसी शब्द के अंदर प्रत्यय है, यानी कि किसी भी शब्द में ये वाले शब्द आ रहे हैं अंदर कि इसमें संधि हो रही है, इसमें समास हो रहा है, इसमें उपसर्ग हो रहा है और इसमें प्रत्यय हो रहा है, तो ध्यान रखना वो मूल शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि मूल शब्द वो शब्द होता है जिसके अंदर संधि नहीं है। मूल शब्द वो शब्द होता है
जिसके अंदर समास नहीं है। मूल शब्द वो शब्द होता है जिसके अंदर उपसर्ग नहीं है। मूल शब्द वो शब्द होता है जिसके अंदर प्रत्यय नहीं है। यानी कि उल्टा कर लेते हो, कमल में कोई संधि नहीं है, कोई समास नहीं है, कोई उपसर्ग नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है, तो फिर कमल एक ऐसा शब्द हो गया, कमल एक मूल शब्द हो गया। मूल शब्द उल्टा याद रखने का तरीका भी आपके पास ये ही होना चाहिए। अब देखिएगा, तो फिर उपसर्गों की फिर परिभाषा क्या होगी, इसकी क्या परिभाषा बन जाएगी? देखो, इसकी परिभाषा ये बन जाएगी, ये जैसे मूल शब्द है, ये मूल शब्द के क्या लगेंगे? पूर्व लगेंगे, उपसर्ग लगेंगे, मूल शब्द के पहले लगेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, मूल शब्द के आगे नहीं लगेगा, क्योंकि आगे का मतलब होता है इधर लगेगा। इधर ध्यान रखना है, प्रत्यय की परिभाषा बन जाती है। तो परिभाषा ढंग से समझो कि कोई भी मूल शब्द होगा, उस मूल शब्द के क्या लगेंगे? उपसर्ग यानी शब्दांश, यानी मूल शब्द के अंश। वो कहां लगेंगे? वो उस मूल शब्द के पहले, यानी कि यहां लगेंगे, पूर्व में लगेंगे, पहले लगेंगे, आगे नहीं लगेंगे। ध्यान रखना है, ये उपसर्ग की क्या हो चुकी है? परिभाषा हो चुकी है। वापस एक बार समझिए, उपसर्ग, उपसर्ग है क्या? उपसर्ग शब्दांश है। शब्दांश मतलब किसी भी शब्द का ये अंश होता है, किसी भी मूल शब्द के पूर्व लगता है, उसे हम अंश कहते हैं। यानी कि एक हिस्सा है जिसका प्रयोग हिंदी में कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उपसर्गों का प्रयोग हमेशा मूल शब्द के साथ में ही किया जाता है। मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं, जिसको अपन अलग नहीं कर सकते, लेकिन एक निश्चित अर्थ देता है। जैसे कमल एक अर्थ दे रहा है, एक इसको अलग नहीं कर सकते, ये एक छोटा है। इस शब्द के अंदर संधि समास उपसर्ग प्रत्यय कुछ भी नहीं है। यानी जिस शब्द के अंदर संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होता है, ऐसा शब्द हिंदी के अंदर क्या माना जाता है? ऐसा शब्द मूल शब्द माना जाता है। तरीका आपको इसी तरीके से ही आना चाहिए, ध्यान रखना है। फिर आगे देखिएगा, जैसे एक मूल शब्द है हार, इसी शब्द के आगे जुड़ गया एक शब्द उत, और शब्द क्या बन गया इससे? उद्धार। उसी प्रकार हार के आगे एक शब्द जुड़ गया सम, और इससे शब्द वापस क्या बन गया? संहार। उसी प्रकार जैसे एक शब्द है परि, इससे फिर शब्द क्या बन गया? साथ में हार जुड़ते ही शब्द बन गया परिहार। उसी प्रकार एक शब्द है प्रति, साथ में शब्द जुड़ा, क्या बन गया? प्रतिहार। उसी प्रकार से और एक अंश है वी, शब्द क्या बन गया? विहार। और शब्द है आहा, शब्द क्या बन गया? आहार। और शब्द है उप, शब्द क्या बन गया? उपहार। और शब्द है प्रे, शब्द क्या बन गया? प्रहार। यानी एक मूल शब्द था, मूल शब्द के आगे अलग अलग प्रकार के, ये ध्यान रखना, एक ये हार है क्या? हार एक मूल शब्द है, और इसी मूल शब्द के ये देखो, ये जो लग रहे हैं ये है क्या? ये शब्दांश है, यानी शब्द के अंश है। इस शब्द के ये अंश हैं, ध्यान रखना। अब इसका प्रयोग आप कभी भी देख लेना, हिंदी में स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इनका प्रयोग तो हमेशा इस शब्द के साथ में ही किया जाता है। एक तरीका आपको आना चाहिए। ये क्यों लिखा? क्योंकि कई बार इनमें से ही कोई उदाहरण पेपर के अंदर आ जाता है, इसलिए ये वाला तरीका आना चाहिए, ध्यान रखना है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद में देखिएगा विशेष, बिल्कुल इजी है, आप 5 मिनट आराम से देखना, आपको उपसर्ग वास्तव में समझ में आ जाएंगे। विशेष देखो, उपसर्गों में मात्रा कभी बड़ी नहीं होती है। उपसर्गों में मात्रा हमेशा क्या होगी? छोटी होगी, चाहे ई की मात्रा हो और चाहे ऊ की मात्रा हो। मतलब आप एक ऑप्शन सीधा ही काट सकते हो। अगर आपको कहीं भी उपसर्ग आप पढ़ रहे हो और आपको बड़ी मात्रा दिख रही है, आप उस ऑप्शन को पहले ही काट दो, वो गलत है। क्यों?
क्योंकि उपसर्गों में मात्राएं हमेशा छोटी होती है। ठीक, उसके बाद में देखिएगा उपसर्ग प्रकार। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक है संस्कृत के, एक है हिंदी के, और एक है विदेशी के। सवाल पूछा जाता है, बिल्कुल इजी सवाल, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि उपसर्गों के कितने प्रकार है। उपसर्गों के 3 प्रकार है। पहला संस्कृत, दूसरा हिंदी, तीसरा विदेशी। एक सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि संस्कृत के उपसर्गों के कितने प्रकार है, तो पूछा जा सकता है कि वहां पर आपको कितने करने? 22। अच्छा, यहां संस्कृत वाले कौन से शब्द हो जाएंगे? अगर किसी में हलंत लगा हुआ है, संधि से संबंधित आ रहा है, तो वो सारे उपसर्ग आपके कहां चले जाएंगे? संस्कृत के अंदर चले जाएंगे। हिंदी में जो शब्द तद्भव के रूप में है वो यहां चले जाएंगे, और यहां पर जो तत्सम के रूप में है वो आपके यहां चले जाएंगे। अब देखो, ये बेसिक नॉलेज आपके पास है, आपके पास किताब में भी यही लिखा हुआ, कोई दिक्कत। अब उपसर्ग समझने का तरीका आना चाहिए कि भाई उपसर्ग करना कैसे, उपसर्गों को आप करोगे कैसे, वो समझना जरूरी है। देखो कैसे कि कोई भी, ये अगर आपने तरीका समझ लिया, मैं ये मानता हूं कि आपको उपसर्ग समझ में आ गए। उपसर्ग करने के तरीके आने चाहिए, बस, बाकी कुछ भी नहीं। उपसर्ग करने के तरीके हैं 2। पहला तरीका सीधा अर्थ बार, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 संधि। देखो, उपसर्ग, कोई भी उपसर्ग लिखा हुआ आ रहा है, आपका पहला काम होगा कि सीधा तरीका अपनाया जाए। सीधा तरीका आपने कोशिश कर ली, सीधे तरीके से नहीं हो रहा है, तो फिर आप दिमाग लगाओगे कि अब इसके अंदर क्या है? संधि है, और संधि वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। मतलब ये हुआ संधि से उपसर्ग चल रहे हैं, संधि आपने ढंग से पढ़ ली, इसलिए आप उपसर्ग आराम से कर लोगे। लेकिन पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है सीधा अर्थ। अब देखो सीधा अर्थ कैसे? आपको किसी शब्द के बीच में गैप दिखना चाहिए, गैप। और ये गैप कहां दिखेगा? किसी भी शब्द के बीच में दिखेगा। अगर आपको किसी, जैसे मान लो यहां पर भी, जैसे देखो टेबलें हैं, यहां रखी हुई है, यहां पर इधर और रखी हुई, और यहां पर भी रखी हुई। अब जैसे ही आपको जहां से बीच में गैप मिल रहा है, मतलब गैप, तो वहां से आपकी ध्यान रखना तीर जा रही है। जहां से आपको गैप मिल रहा है वहां से आपकी बिल्कुल खाली जगह से तीर निकल रही है, तो समझ लो कि वो उधर वाला उपसर्ग हो गया, इधर वाला मूल शब्द हो गया। लेकिन जगह मिलनी चाहिए, ध्यान रखना, बीच में से ऐसे खाली जगह मिल रही, जैसे टेबल के बीच में देखो यहां से खाली जगह मिल रही। अब यहां पर 3 तरह की टेबलें रखी हुई, मतलब वो उपसर्ग है, ये मूल शब्द है, और ये वाले इधर वाले क्या हो गए? परते हो गए। लेकिन जगह मिलनी चाहिए, ध्यान रखना। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बीच में से गैप मिलना चाहिए, और गैप जहां मिले वहां से आप इस तीर को लगा दो। जैसे ही आप तीर लगाते हो और तीर के बीच में क्या मिल रहा है? गैप। उदाहरण देखो, समझ में आ जाएगा। कैसे? देखो, जैसे मान लो मैंने उदाहरण लिखा एक अधिकार, उसी प्रकार एक उदाहरण लिखा अभिभाषण। अब पेपर वाला पूछ रहे हैं कि बताओ इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो तरीका नंबर पहले तो एक ही अपनाओगे। एक से चल रहा है तो आगे जाने की कोशिश नहीं करनी है। एक से काम लिया, एक का प्रयोग किया, एक से हो ही नहीं रहा है, तो फिर आपके दिमाग में होना चाहिए कि अब इसमें तरीका नंबर 2 है, और 2 नंबर तरीके से फिर क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। यानी कि इधर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके उपसर्ग, और इधर जो आ जाएगा वो आपके क्या आ जाएगा? मूल शब्द। और बीच में आपको क्या मिलना चाहिए? ऐसे यूं गैप मिल जाना चाहिए। देखो मिलता कि नहीं मिलता? बिल्कुल मिल रहा है। देखो ये मिला, मिला, इसका मतलब तीर चली गई। तीर चली गई मतलब पता चल गया अधि क्या है? उपसर्ग है, और कार क्या हो गया? यहां पर मूल शब्द हो गया है। उसी प्रकार देखो क्या तीर जा रही है? शब्द दिखा, बिल्कुल तीर जा रही है। देखो
खाली जगह मिल रही है बीच में से, और गई तीर, पता चल गया कि अभी क्या है, अभी उपसर्ग है। भाषण क्या है, भाषण मूल शब्द है। बस हो गए उपसर्ग, ध्यान रखना है। इतना तरीका भी समझ में आ रहा है तो आप आराम से कर लोगे, ध्यान रखना। लेकिन उदाहरण जैसे ऐसे आ गया, जैसे आ गया अध्यक्ष, उदाहरण आ गया जैसे अभ्यागत। तो पहले तो चाहे कोई भी शब्द आए, आपको तरीका नंबर 1 ही देखना है। तरीका नंबर 1 में गए, देखा कहीं से गैप नहीं मिल रहा है, और गैप अगर यूं आप यूं एक को मतलब माडो ही लेना हो तो पतो चल जाए ये शब्द ही क्या अशुद्ध है। देखो यहां से ऐसे यूं ऐसे गैप लाए, ऐसा शब्द आपको मिलेगा ही नहीं, हिंदी में ही नहीं ऐसा शब्द। इसका मतलब सीधा यानी 1 नंबर तरीका यहां पर नहीं चलेगा। पता चला कि 1 नंबर तरीका नहीं चला, सीधा अर्थ बाहर लेते थे गैप वाला, तो पता चला कि अब इसके अंदर क्या है, संधि है, यानी कि इन शब्दों में संधि है। संधि से पता चला कि इसमें यण संधि है। और यण संधि में मैंने आपको बताया था कि ये से पहले जो आधा होता है वो किस में जाता है, ई में जाता है। जब भी कोई वर्ण ई में जाता है तो क्या बन जाता है, पूरा बन जाता है। अभी मैंने पहले ही बता दिया कि उपसर्गों में मात्राएं क्या होती है, छोटी होती है। तो ये देखो ई में गया, पूरा बन गया। उपसर्ग है इसलिए उपसर्गों में मात्राएं हमेशा ही छोटी होगी। पता चला कि अध्यक्ष में उपसर्ग कौन सा है, अधि है, और संधि कौन सी है, अधिधन अक्ष यण संधि है, यानी कि यण संधि से ये उपसर्ग निकला है। फिर देखिएगा 1 नंबर तरीके की कोशिश कर रहे हो, 1 नंबर तरीके से नहीं हो रहा है, 1 नंबर तरीके से नहीं हो रहा है, तो पता चला कि तरीका नंबर कौन सा होगा, तरीका नंबर 2। 2 नंबर तरीके में पता चला कि संधि, संधि कौन सी है, कि यण संधि है। यण संधि में पता चला कि ये से पहले जो आधा होता है वो ई में जाता है, और ई में जब भी कोई वर्ण स्वर में मिल जाता है वो पूरा हो जाता है, और अगर किसी वर्ण में से स्वर की मात्रा को बाहर ले लिया जाता है तो वो वर्ण आधा हो जाता है। यानी अब इस वर्ण में ई में जाएगा, पूरा बनेगा, उपसर्ग है, उपसर्गों में मात्राएं छोटी होती है, इसलिए यहां पर भी छोटी मात्रा, और शब्द क्या बन गया, अभी। इसको पूछा तेरे पास क्या, इसने जो बताया हमने वो लिख दिया। अभिधन क्या हो गया, आगत। अब देखो अध्यक्ष में उपसर्ग कौन सा, अधि। अभ्यागत में उपसर्ग कौन सा, अभि। पता कैसे चला, संधि। इसका मतलब है संधि पढ़ने के बाद ही उपसर्ग पे आइए, नहीं तो सीधे आ रहे हो, आपकी गलती होगी। ना तो ये उदाहरण कर पाओगे और ना पीछे यण संधि आपको समझ में आई है। इसलिए संधि ढंग से पढ़ने के बाद उपसर्ग पढ़ो, 5 मिनट लगेंगे, पूरे उपसर्ग का कभी जिंदगी में कोई सवाल गलत नहीं होगा। संधि पढ़ के यहां पर आना है, सीधे आए तो यहां जाते ही मार पड़ने लग जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। अब देखो, अब उपसर्ग के लगभग 50% उदाहरण आप इतने तरीके से ही कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। अब तरीका नंबर 1, नियम नंबर 1 देखो। नियम नंबर 1 में क्या करना है, 1 नंबर पे आपको नी और दू, ये कितने नंबर पे दिखना चाहिए, 1 नंबर पे दिखना चाहिए। 1 नंबर पे नी और दू दिखना चाहिए। कितने नंबर पे दिखना चाहिए, 1 नंबर पर। फिर 2 नंबर पे आपको ये से, ये से, ये से, ये कितने नंबर पर दिखना चाहिए आपको, 2 नंबर पे दिखना चाहिए। वापस सुन लीजिए, 1 नंबर पे नी और दू दिखना चाहिए, 2 नंबर पे कोई भी से आधा दिखना चाहिए। तो उपसर्ग बनाते समय इन तीनों आधों का ये से आधा हो जाएगा, ये से आधा हो जाएगा, और इनसे जो भी उपसर्ग बनेगा वो फिक्स है, या तो बनेगा निस और या क्या बनेगा, दुस। अब उदाहरण कोई भी आए कोई मतलब नहीं, हो जाएंगे सारे उदाहरण, ध्यान रखना। अब देखो, अगर किसी उपसर्ग के अंदर क्या लगता है, हलंत लगता है, तो फिर वो उपसर्ग भी कौन सा हो जाएगा, वो संस्कृत का हो जाएगा। बस अब शब्द कोई भी आए, घबराने की कोई दिक्कत नहीं, सारे शब्द हो जाएंगे, ध्यान रखना। देखो कैसे, जैसे उदाहरण आया, निश्चय, निष्फल,
निसंदेह। उसी प्रकार जैसे उदाहरण आया दुशासन, दुष्कर्म, दुस्साहस। देखो एक नंबर पे नी है, देख लो एक नंबर पे नी, दो में से इनमें से कोई भी होना चाहिए। तो ये देखो ये से ये आ गया, तो कोई भी से हो, से कौन सा बनेगा? से सड़क वाला। तो ये देखो ये आधे का आधा ही होगा, ये आधा, और ये उपसर्ग क्या हो गया? अलंत लगे, ये हो गया उपसर्ग क्या? निश। मैंने पहले ही लिख दिया है, बनने वाले उपसर्ग निश और दुषी बनेंगे। एक नंबर पे देख लो नी है, दो नंबर पे कोई भी से आना चाहिए, ये देखो ये वाला आ गया है। तो कोई भी से हो, से सड़क वाला ही होगा, निस। उसी प्रकार देखो एक नंबर पे फिर नी, दो नंबर पे कोई भी से हो, से है, कोई भी से होगा इनका, ये से सड़क ही बनेगा। ये आधे हैं तो ये भी आधा बनेगा, बस बन गया। एक नंबर पे देख लो नी और दू में से कोई भी होना चाहिए, तो अब यहां पर क्या आया? दू। कोई भी से हो, से, कोई भी से हो, ये से बनेगा। दुस। एक नंबर पे देखो फिर दू, दो पे कोई भी से तो है, ये रहा, कोई भी से होगा, से सड़क वाला बनेगा, दुस। एक नंबर पे फिर देखो दू, दो पे कोई भी से हो, से सड़क वाला ही बनेगा। अब अगर किसी भी उपसर्ग में हलंत होता है तो वो सारे उपसर्ग संस्कृत के होते हैं। क्यों? क्योंकि वैसे तो आप संस्कृत के उपसर्ग ऐसे 22 याद करोगे, याद करके जाओगे, भूल जाओगे, याद करके जाना ही नहीं है। जहां हलंत है वो संस्कृत का है, बात खत्म, सीधे ही याद, ध्यान रखना है। अब तो समझ में, अब तो कोई शब्द दे, ये तरीका आ रहा है, ये आने की कोई जरूरत ही नहीं, कोई भी आए आप कर लोगे, क्योंकि ये आपके पास स्टैंडर्ड लेवल पड़ा है, ध्यान रखना। नियम नंबर 2 देखिएगा, फिर देखो, फिर एक नंबर पे नी और दू, इनका फिर नंबर कौन सा होना चाहिए? 1। लेकिन 2 नंबर पे ये आधा रे कितने पे होना चाहिए? 2 नंबर पे होना चाहिए। आधा रे कितने पे होना चाहिए? 2 नंबर पर। तो उपसर्ग बनाते समय इस आधे रे को नीचे उतार लेंगे और इनसे बनने वाले उपसर्ग निर दुर बन जाएंगे, निर और दुर बन जाएंगे। उदाहरण देखो, दुर्जन, दुर्दशा, निर्जन, निर्जर, कुछ भी हो। देखो एक नंबर पे दू है, 2 नंबर पे आधा रे है, एक नंबर पे दू है, 2 नंबर पे आधा रे है। ये जो आधा रे है ना, इसको नीचे उतार लो, यहां लिख देते हूं आराम से। जैसे देखो एक नंबर पे दू या नी में से कोई एक होना चाहिए, है, फिर 2 नंबर पे ये आधा रे होना चाहिए, है। तो उपसर्ग बनाते समय इसको नीचे उतार लो, ये उतार लिया, ये दिखा दिया, ये बन गया उपसर्ग। अब आपको पता है तो संधि पढ़ के आए तो ये विसर्ग संधि से ही तो चल रहे हैं। विसर्ग संधि में वहां इसको गायब करना पड़ रहा था, विसर्ग संधि से ही तो बन रहे हैं, संधि पढ़ के आए तो। उसी प्रकार देखो एक नंबर पे नी, 2 नंबर पे आधा रे, एक नंबर पे नी आदू में से कोई भी होना चाहिए, 2 नंबर पे आधा रे होना चाहिए, एक नंबर पे नी, 2 पे आधा रे। उपसर्ग बनाते समय इसको नीचे उतार लो, ऊपर आधा था तो नीचे भी आधा रहेगा, आधा रखने के लिए हलंत लगेगा, हमने हलंत लगा दिया, बन गया निर। अब तो यार तुम समझ गए होंगे यहां पर क्या होगा? दुर। यहां पर क्या हो जाएगा? निर। बस बात खत्म। अब उदाहरण कोई आए, इनसे कोई मतलब नहीं, तरीका है, कोई भी वहां आएगा इस सिस्टम से उपसर्ग कर लेंगे, इजी है, ध्यान रखना है। फिर देखो
3 नंबर में क्या है, जैसे कोई वर्ण है, अगर किसी वर्ण के अंदर आप स्वर की मात्रा बाहर लेओगे तो ध्यान रखना इधर जो बच जाएगा वो मूल शब्द बच जाएगा और इधर जो बचेगा वो हलंत रूप में क्या बन जाएगा, उपसर्ग बन जाएगा। वापस समझिएगा, अगर किसी वर्ण में से स्वर की मात्रा को बाहर ले लोगे, पीछे जो वर्ण बचेगा वो हलंत रूप में बचेगा। जो हलंत रूप में बचा है वो क्या है, उपसर्ग है। इधर जो बचा है वो क्या है, मूल शब्द है। कैसे देखिएगा, निराकार, दुर्वस्था, अब कुछ भी ले लो, आप आराम से कर लोगे। निर्भिमानी, और भी ले सकते हो आप अपनी मर्जी। अब देखो, अच्छा वर्ण की ट्राई बाहर निकालने की कहां पे करोगे, दूसरे वर्ण के पास। कितने वर्ण के पास में आप ये ट्राई मारोगे, यानी आपका ये प्रयोग चलेगा। ये आप कितने नंबर पे करोगे, 2 नंबर पे करोगे। कैसे, 1 2, ठीक है, 2 पे आए। किसी भी वर्ण में से, ये देखो वर्ण है एक रा, किसी भी वर्ण में से स्वर की मात्रा को बाहर ले लेते हैं। स्वर इसमें जो स्वर है ना वो यहां लेके आ जाते हैं। इसमें स्वर था क्या, ये देखो आ, स्वर को जैसे ही बाहर लेंगे यानी ये अब बिना स्वर का हो चुका है। जैसे ही बिना स्वर का कोई वर्ण होता है वो हलंत रूप में लिखा जाता है। ये देखो, ये हलंत रूप में, क्यों, क्योंकि मैंने इस रे में से आ की मात्रा को बाहर ले लिया, फिर यहां पर लिख दिया इसको और इधर इसके आगे लगा दिया। ये निर क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। आकार क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। पूछा जाता है निराकार के अंदर कौन सा उपसर्ग है, निर, मूल शब्द आकार, बस इजी है। देखो ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। किसी भी वर्ण में से ये 2 नंबर है। इसमें जो स्वर की मात्रा होगी वो आप यहां बाहर लेके आ जाओ। जैसे ही इस वर्ण में से स्वर की मात्रा को बाहर लेओगे ये जो वर्ण है हलंत रूप में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब इस वर्ण के अंदर स्वर नहीं है। जब भी किसी वर्ण के अंदर स्वर नहीं होता है उस वर्ण में हलंत लगता है। इस वर्ण में से स्वर की मात्रा को मैं जैसे ही बाहर लेता हूं, इसमें ए है, मैंने जैसे ही इस वर्ण में से स्वर की मात्रा को बाहर लिया, ये जो पीछे वर्ण था हलंत लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि मैंने इसमें से ए स्वर को बाहर निकाल दिया है। जब भी किसी वर्ण में से स्वर की मात्रा को बाहर ले लेते हैं तो पीछे जो वर्ण बचता है वो हलंत रूप में बचता है, क्योंकि अब ये एक ऐसा वर्ण है, इस वर्ण में स्वर नहीं है। अब इसके आगे क्या है, दुर। पूछा जाता है दुर्वस्था में उपसर्ग क्या, दुर, मूल शब्द क्या, अवस्था। उसी प्रकार देखिएगा 1 नंबर ट्राई 2 नंबर पे मारनी है। 2 नंबर पे जाते हो, किसी भी वर्ण में से स्वर की मात्रा को बाहर लेते हैं। इसमें लिया बाहर, ये देखो अभिमानी, इसमें से मैंने ए बाहर लिया तो ये हलंत हो गया। आगे शब्द क्या था, नी, बन गया उपसर्ग। पूछा निर्भिमानी में उपसर्ग क्या है, निर है। वैसे इसमें 1 नंबर नियम से और आ जाएगा, अभी भी आ जाएगा और पीछे प्रत्यय भी आ जाएगा। ई यानी मूल शब्द क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। प्रत्यय उपसर्ग अभी भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, निर भी हो जाएगा। ये 2 उपसर्ग के तरीके आगे बता देंगे कि 2 आ रहे हैं, उसको भी आप कैसे निकालो सब बता देंगे। आप तो बस बने रहिए यानी कि ये इस तरीके से उपसर्ग आपके निकल रहे हैं। अब देखो, अगर किसी उपसर्ग में हलंत लगे हुए आते हैं, वो सारे उपसर्ग कहां होते हैं, वो संस्कृत के होते हैं। लेकिन एक नी का आप ये ध्यान रखोगे, जो सीधा ही बाहर आ रहा है, सीधा बाहर आ रहा है, फिक्स है, 1 नंबर तरीके से आ रहा है। लेकिन ये जो उपसर्ग है वो हिंदी के है, मतलब
तद्भव है। उदाहरण देखो, निबंध, नियम, निडर, निवास, निगम। अब देखो ये एक नंबर नियम से आ रहे हैं, सीधे सीधे बाहर आ रहे हैं। गैप मिल रहा है, ये देखो गैप मिल रहा है, ये देखो गैप मिल रहा है, ये देखो तीर लग रही है, गैप मिल रहा है, ये देखो तीर लग रही है, गैप मिल रहा है, ये देखो। इसका मतलब है यहां पर उपसर्ग क्या हो गया, नी 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 नी। एक नंबर सीधे आ रहे हैं बाहर। उपसर्ग कौन से होंगे, हिंदी के उपसर्ग कौन से होंगे, तद्भव होंगे। यानी कि आपको नी वाला उदाहरण ये भी आना चाहिए। तरीके कितने हो गए, ये तरीके चल रहे हैं, अलग अलग तरीके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पेपर में कोई भी तरीका पूछेगा ना, हम इस तरीकों से निकल जाएंगे, ध्यान रखना है। सवाल वहां पर कोई भी होगा तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना है। पांचवा तरीका देखिएगा, कुछ भी नहीं करना है। आपको ये से दिख रहा है, इसके ऊपर ये बिंदी होगी, इस बिंदी को आप लेके जाके यूं कर देना, मैं अलंत में डाल देना, फिर इनको आप जोड़ देना। जोड़ोगे तो आपका एक उपसर्ग बन जाएगा सम अलंत वाला। अब आपको पता है सम अलंत, कुछ भी नहीं करना रे, से के ऊपर जो आपको बिंदी देखेगी ना, उसको आप इस वर्ण में डाल देना, मैं अलंत में। जैसे ही मैं अलंत में डाल के दोनों को जोड़ोगे, उपसर्ग बन जाएगा सम अलंत। और सम अलंत का अगर उपसर्ग है तो फिर ये उपसर्ग भी कहां है आपके, संस्कृत में है। कैसे देखिएगा, जैसे उदाहरण आया संगम, उदाहरण आया संवाद। अब कुछ भी ले उदाहरण भाई, उदाहरण से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप तो ये देखो, से के ऊपर ये बिंदी है ना, इसको मैं अलंत में डालना है, बस बन गया सम उपसर्ग। से के ऊपर जो बिंदी है ना, इसको मैं अलंत में डालना है, बन गया सम उपसर्ग, बन गया। अब ये उदाहरण आने की जरूरत नहीं, कोई भी आओ, संसार, संरक्षण, सन्यासी, कुछ भी आओ, ध्यान रखना उपसर्ग क्या बन जाएगा, से के ऊपर जो बिंदी होगी वो किस में चली जाएगी, में चली जाएगी। और अगर किसी उपसर्ग में हलंत लग रहा है तो वो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, संस्कृत का हो जाएगा। आपको पता है इसी सम के साथ में एक बिना सम वाला भी आता है, बिना हलंत वाला भी है। यानी कि इसमें हलंत नहीं है और है ये भी क्या, उपसर्ग। तो जिसमें हलंत नहीं होता वो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, हिंदी का हो जाएगा, मतलब तद्भव हो जाएगा। यानी जैसे उदाहरण आया समकोण, समतल। अब एक नंबर नियम से ही चल रहा है, देखो गैप, गैप जैसे ही गैप, अच्छा ये गैप से नहीं होता, तरीका नंबर 2 अपना लेते। गैप जैसे ही दिखा पता चल गया, सम क्या है, उपसर्ग। सम क्या है, उपसर्ग। कौन क्या है, मूल शब्द। तल क्या है, मूल शब्द। उपसर्ग में हलंत नहीं है, हलंत नहीं है तो फिर उपसर्ग कौन सा हो गया, हिंदी का। हिंदी का उपसर्ग है तो शब्द कैसा है, तद्भव है। तो फिर इन दोनों सम के अंदर आपको आना चाहिए साथ में ही अंतर। क्या आना चाहिए, अंतर आना चाहिए, ध्यान रखना है। इस तरीके से पढ़ो, बिल्कुल इजी है, ध्यान रखना है। आज की क्लास आपकी इतनी ही रखेंगे, कल आपकी फिर क्लास लेंगे। उपसर्ग से संबंधित 3-4 क्लासें होगी, उपसर्ग क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उपसर्ग से पहले बड़े ढंग से संधि पढ़ के आप आइएगा।